इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग, और बड़े पैमाने पे जो वेंडर हैं उनको उद्यमिता का अवसर मिलेगा आपूर्ति और संस्थापन के लिए, और युवकों को जो तकनीक कौशल के साथ उत्पादन के लिए, संस्थापन के लिए और रखरखाव के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास, हमारी सरकार जो मध्यम वर्ग के उपयुक्त लाभार्थी हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उद्धृत करना चाहूँगी कि किराए के मकान में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या चौल में रहने वाले या अप्राकृतिक कॉलोनियों में रहने वाले और वो अपना आवास खरीद सकें या उसका निर्माण कर सकें। मेडिकल कॉलेजेस, चिकित्सा महाविद्यालय, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और वो बेहतर चिकित्सा सेवा के माध्यम से वो हमारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो वर्तमान आधारभूत संरचना है उसका उपयोग करते हुए हम और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। एक समिति गठित की जाएगी और इसके बारे में उचित सिफारिश करेगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष के उम्र में हैं के बीच हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न योजनाएं मातृ शक्ति के लिए और बच्चियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को गति प्रदान की जाएगी ताकि पोषण और जो मातृ अवस्था में दिया जा सके। जो नई यूविन प्लेटफॉर्म हैं उससे टीकाकरण को और बल दिया जाएगा मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, और पूरे देश में इसको त्वरित गति से लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों को दिया जाएगा, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायकों को दिया जाएगा। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जो मूल्यवर्धन है कृषि क्षेत्र में और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन किए हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, लघु खाद्य प्रसंस्करण योजना ने 2.4 लाख HSG और 60,000 व्यक्तियों को साख के अवसर प्रदान कराए हैं, और अन्य जो योजनाएं हैं उसमें और सहायता कर रही हैं ताकि जो जिससे कि लाभ आय में वृद्धि हो सके। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए हमारी सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करके जो समन्वय है, आधुनिक भंडारण है और समृद्ध आपूर्ति श्रृंखला है, प्राथमिक और द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग है, उसको बढ़ावा देगी। नैनो DAP, नैनो यूरिया के सफल उपयोग के बाद नैनो DAP का उपयोग विभिन्न फसलों पर किया जाएगा और सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तेल अभियान जो 2022 में जो घोषणा की गई थी, एक रणनीति बनाई जाएगी जिससे आत्मनिर्भरता तेलहन के क्षेत्र में, जिसमें सरसों, मूंगफली, सेसम, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल है। इससे जो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो बाजार की मूल्यवर्धन है और इसमें बीमा भी शामिल होगा। दुग्ध विकास, जो दुग्ध किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है,
India is the world's largest भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, such as राष्ट्रीय पशुधन मिशन National और Life डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगी। Matsya Sampada. मत्स्य संपदा, यह हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। Seafood export वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। implementation of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, 2. निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और 3. निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी 83 lakh SHG 9 करोड़ महिलाओं lakh SHG को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। self-reliance. Honorable इनकी Speaker, अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी Lakpati Didi बन चुकी हैं। already. They are an वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। their achievements will उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। technological change. प्रौद्योगिकी में बदलाव, नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों से नए आर्थिक अवसर भी संभव हो रहे हैं और सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों सहित सभी लोगों को किफ़ायती दरों पर उच्च गुणवत्ताएं सेवाएं मिल रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। भारत अपने लोगों की नई पहलों और उद्यमशीलता के माध्यम से समाधान दर्शा रहा है। Research and innovation आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नई Prime पहल। Minister Shastri प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने Jai जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। Prime Minister प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे का और विस्तार करते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है, as innovation क्योंकि the foundation of development. नई पहल ही विकास का आधार है। For our tech-savvy youth, प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। a corpus 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक provided वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। and low and इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः that sentence, the मैं दोहराती हूँ, इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। this will encourage the इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे will be launched for strengthening
जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़े। रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। और संरचना विकास, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी किए जाने के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रेलवे, 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं: ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारा, 2 पत्तन संपर्कता गलियारा और 3 अधिक यातायात वाले गलियारा। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा और यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारा के साथ साथ इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों में हमारी GDP की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। 40,000 यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। To enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. विमानन क्षेत्र, The aviation sector पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया है। हवाई अड्डों की संख्या दुगुनी बढ़कर 149 हो गई है। rollout of air उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। मेट्रो और नमो भारत, हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। ट्रांजिट आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा, 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के निर्यात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई-वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री। Theme of biomass हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघटय बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव bioplastics, भेषज biopharmaceuticals. और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। This scheme will also यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर और मारीकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। comprehensive development of tourist पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास। the success of organizing G20 60 स्थानों में जो presented diverse G20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की है। हमारी आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। travel हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। for local पर्यटन में जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। take up राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। a framework for rating of the center पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। to address the emerging fervor घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित tourism infrastructure हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। this will help इससे in generating and रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। promoting investments. निवेश का संवर्धन FDI inflow 2014 to 20 से लेकर 2023 के दौरान 500 एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे एफडीआई का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। is first develop India. प्रथम विकसित भारत। Reforms in the states for Vikasit Bharat. विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। Societal change. समाज से जुड़े बदलाव। Government will form a high सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। Amrit Kal as Kartavya Kal. कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल। Committed to strengthen हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। unquote.
Every challenge of the pre-2014 हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले our governance. के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। Of Vikasit Bharat. Revised its estimates. संशोधित अनुमान 2023-24 Estimates of 2023-24 उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, 27.5 जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। of which the tax कुल receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। rupees. The revenue receipts at 30 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, than the budget जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर strong growth momentum. और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। The revised estimate of राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% है, on the budget जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद nominal growth. बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। Budget estimates for 2024, बजट अनुमान 2024-25 coming वर्ष 2024-25 में 425 उधार में से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ and और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। the tax receipts कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। the scheme of 50-year interest-free loan राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी we जाएगी। continue जैसा कि मेरे consolidation 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 425 इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। to that path. So the gross महोदय, net, the gross and net market borrowing 2024-25 के दौरान during 24-25 दिनांकित प्रतिभूतियों में शकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.13 लाख करोड़ and और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। both ये दोनों उधारियां वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगी। now अब that जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए और अधिक मात्रा में availability of credit ऋण उपलब्ध होगा। vote on account लेखा अनुदान I'll be seeking मैं वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से लेखा अनुदान हेतु संसद से अनुमोदन प्राप्त करना चाहूंगी। 5. I will now move अब मैं to part भाग ख की ओर बढ़ती हूँ। Honorable Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 years, the direct पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण and the return 3 गुना से अधिक हो गया है और विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई है। the taxpayers मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी have been कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। people. I appreciate the मैं करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूँ। The government has reduced and rationalized सरकार ने कर दरों में कटौती की है tax scheme. और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। 2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर The threshold देनदारी नहीं थी। presumptive taxation खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्पटिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर to 3 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजम्पटिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए taxation was increased यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई।
साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अद्यतन की हुई आयकर विवरणियां, नया फॉर्म 26 AS और पहले से भरी हुई कर विवरणियां शुरू किए जाने से कर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक सरल और आसान हो गई है। विवरणियों पर कार्रवाई में वर्ष 2013-14 में औसतन 93 दिन लगते थे, जो कम होकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गए हैं। इससे प्रतिदाय रिफंड जारी करने में तेजी आई है। अप्रत्यक्ष कर, भारत में अत्यंत बटी हुई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने जीएसटी के लाभ को स्वीकारा है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94% उद्योग प्रमुख जीएसटी में हुए बदलाव को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के SGST राजस्व की बुयंसी 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद वाली अवधि में 1.122 है। इसके विपरीत वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बुयंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई है। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई है। कर प्रस्ताव। कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ IFSC यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूँ। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में
लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। which continue to इनके remain कारण ईमानदार करदाताओं को anxiety परेशानी होती है taxpayers. तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष I महोदय, propose to withdraw मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक rupees तथा वित्तीय वर्ष 2010 से 11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूँ। 14-15. This is इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. अर्थव्यवस्था In तब और अब वर्ष 2014 में the reins, जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, the economy step चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी the need बहुत बड़ी थी। need of the hour. समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन Government did that. जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है Economy has been और put अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ sustainable growth path with all round उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। मैं इसको दोहराना चाहूँगी। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, now only for the purpose of केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। the exemplary track record of governance, शासन, विकास और निष्पादन, effective delivery, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। with this चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। Jai Hind. जय हिंद। आइटम नंबर 2 मद संख्या 2। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So with your महोदय, मैं आपकी अनुमति से I rise to lay on the table राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहद आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। श्रीमती मद संख्या 3।